ठीक है, तो मैम मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ एंड देन एज माय प्रेजेंटेशन गोस वी कैन डू द इंटरेक्शन, टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस इन बिटवीन इफ रिक्वायर्ड. बिल्कुल. I have not talked about insulin and meals. I am considering कि Dr. Meena will do, but then we can discuss it after the presentation. वो भी थोड़ा सा कर सकते हैं. So I think we should welcome everybody to this meeting. RSSTI की जो दिल्ली की चेयरपर्सन है डॉक्टर मीना छाबड़ा, वो हमें नहीं ज्वाइन कर पा रही, पर we are very lucky to have Dr. Anil Vedwal as my co-moderator and Dr. Preeti Singh to speak on this very important topic. मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये होगी, अपना म्यूट रखें और अपना वीडियो अगर ऑन कर सकें तो शक्लें देख के कुछ ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग्स है वहाँ पे. आजकल ये भी प्रूव करना पड़ता है ना, आई एम नॉट अ रोबोट. तो अगर एक दूसरे की शक्लें देखें और सब एक दूसरे को इंसान समझ के बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. डॉक्टर प्रीति सिंह प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स की कलावती सरन हॉस्पिटल में और डायबिटीज क्लिनिक की इंचार्ज हैं. तो आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि डॉक्टर प्रीति सिंह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे जैसे स्कूल खुल रहे हैं वैसे वैसे सबका ब्लड प्रेशर और पारा बढ़ रहा है. उसे कैसे कम किया जाए, खास करके उन बच्चों का जिन्होंने इन पिछले 1 साल या 1.5 साल में डायग्नोसिस देखा है, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है. टीचर्स बहुत परेशान हैं कि कैसे सबसे कोप अप करें. तो इन सब का समाधान डॉक्टर प्रीति सिंह हमें बताएंगी. ओवर टू यू मैम. धन्यवाद मैम आपका, और नमस्कार आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत रामनवमी के पर्व की शुभकामनाएं. आज इस पावन पर्व के अवसर पर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है स्कूल. स्कूल एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे के साथ जुड़ जाती है. 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक हम एक फॉर्मल स्कूलिंग करते हैं, और अगर देखा जाए तो हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं. हर स्थिति में हर समय हम बहुत सारी चीजें सीखती रहते हैं, और इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लगातार चलती रहती है. आज हम बात करेंगे स्कूल के बारे में, और पर्टिकुलरली उन बच्चों के बारे में जिनकी टाइप 1 डायबिटीज के साथ अभी अभी मुलाकात हुई है, अभी अभी उन्हें पता लगा है कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज है, और इस डायबिटीज के साथ में अपना आगे का जीवन किस प्रकार स्कूल और बाकी सभी के साथ अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो मैं बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों अपने आप को म्यूट करें. श्रेया आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, तो ताकि हम मैम को अच्छा सुन सकें. और मैम अगर आपके यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आ रहा है तो आप ही सर सबको म्यूट कर दीजिए और परमिशन आप ब्लॉक कर दीजिए. किसी को क्वेश्चन होगा तो चैट बॉट में लिखेंगे. वही हाँ मैम आप देखिए मेरे यहाँ पे ना म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है. नहीं, जो होस्ट हैं आप में जो होस्ट हैं मैंने कर दिया. तो मैम आप अपना आपको डॉक्टर अंजू मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. मैं अपने आप को म्यूट ही रखूंगी, नहीं तो डिस्टरबेंस आती ही है. जितने भी खुले हों उतना आता ही है. तो हम सब अपने आप को बंद रखेंगे और चैट बॉक्स में डाल देंगे. कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट हो जाएगा. अभी तब तक आई थिंक म्यूट ही रखें. हाँ, और अगर कोई बीच में कुछ पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं. हम बीच में जब भी हमें मौका मिलता है उस हैंड रेज वाले व्यक्ति को बीच में अनम्यूट करके बोलने का अवसर प्रदान करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम स्कूल की ओर आगे चलते हैं तो स्कूल के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे साथ जुड़ जाती है वो है आत्मनिर्भरता की. क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे साथ स्कूल नहीं जाते, हम खुद ही अकेले स्कूल जाते हैं. और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर बने अपनी सभी तरह की जरूरतों के साथ. और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमें टाइप 1 डायबिटीज होती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज के साथ हमें बहुत सारी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि शायद आम बच्चों के साथ ना हो. लेकिन एक बार हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कैसे हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती है और हमारा आगे का जो पाथ है वो बहुत ही सरल हो जाता है.
ये हम सभी जानते हैं कि जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है उन्हें अपना ज्यादा ध्यान और देखभाल करनी है, और हमें कुछ इम्पोर्टेंट या विशेष बातों के बारे में भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। जैसे हमें अपने टाइम पर इंसुलिन इंजेक्शंस लेने हैं, और इंसुलिन इंजेक्शंस का तालमेल बनाना है अपने खाने पीने और खेलकूद के साथ। ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में रखना है और समय समय पर इसकी नियमित जांच करनी है। स्कूल में बार बार बीमार पड़ने का खतरा हम सभी को लगा रहता है, क्योंकि हमारे साथ जब हम बहुत सारे बच्चों के साथ संपर्क में आते हैं तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस कई बार हो जाते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए साथ। तो इस दौरान हमें क्या करना है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपना वैक्सीनेशन, जिसे हम टीकाकरण कहते हैं, उसको भी अप टू डेट रखना है। और परीक्षाओं के समय भी हमें कई बार कुछ अधिक देखभाल की जरूरत होती है, जो कि नॉर्मल सामान्य तौर पे हमें ना पड़े अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज ना हो। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी कि मधुमेह के साथ जीवन अन्य बच्चों के समान हंसते खेलते पढ़ते हुए बसर किया जा सकता है। बस जरूरत है कि थोड़ी हमें बातों के बारे में जानकारी हो और सावधानियों का हम पालन करें। सबसे पहली बात जो बहुत मुख्य है इस जर्नी में, वो है स्कूल अधिकारियों से बातचीत। कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो हम सभी के मन में रहते हैं कि हमें क्या अपने स्कूल अथॉरिटीज को सूचित करना चाहिए कि हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, किसको बताएं, कौन बताएगा, क्या बातें बतानी है। ये सब परेशानियां हमारे मन में बहुत सारा तनाव लाती हैं। और एक बात का और हमें डर हमेशा बना रहता है, वो है कि स्कूल में जब हम दाखिला लेने जाते हैं तो क्या हमें स्कूल में एडमिशन डिनाई तो नहीं कर दिया जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं बच्चे के बारे में बताऊं तो क्या हमें मना कर दिया जाए कि हम टाइप 1 डायबिटीज के साथ बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से माँ बाप के अंदर बहुत सारा तनाव रहता है। अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर हम बात करें कि क्या कोई लीगल नियम कायदा है, तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नियम कायदा नहीं बना है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमें सहयोग दे सकती हैं कि अगर हमें कुछ इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हम अकेले नहीं हैं इस सफर में। हमारे साथ बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिनका हम सहायता ले सकते हैं। और अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप घबराएं नहीं। उन चीजों को बहुत ही हमें आसान तरीके से इन चुनौतियों का, इन चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। और इसमें इस सफर में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आपकी डायबिटीज जो डॉक्टर है, आपकी जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिसमें हमारा योगदान फाउंडेशन बहुत बड़ा योगदान देता है, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जो हमें बता सकते हैं, जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल स्कूल में हम एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। और हमें ये चीज याद रखनी है कि हमें अपने स्कूल अधिकारियों को, अपने शिक्षकों को डायबिटीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अगर हम इनिशियल पॉइंट पे नहीं बताना चाहते तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक टीम की तरह काम करना है। हम इस सफर में अकेले नहीं रह सकते कि सिर्फ बच्चा है और माँ बाप है। स्कूल हमारा देखा जाए तो 6 से 8 घंटे हम स्कूल में व्यतीत करते हैं, और इस दौरान अगर हमारी टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल हमारे साथ रहें तो हमारी जर्नी बहुत ही सरल और आसान हो जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि बच्चे की डायबिटीज के बारे में छुपाना बिल्कुल उचित नहीं है, उससे बिल्कुल घबराएं नहीं। स्कूल की जो प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, सभी अध्यापिकाओं एवं सहपाठियों को भी सूचित करना अनिवार्य है। बड़े बच्चों में, एडोलेसेंट्स में कई बार उनके जो सहपाठी और जो मित्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं सपोर्ट करने में और उनकी हेल्प करने में। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कानूनी सुरक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। और कई बार हमें अपने डॉक्टर्स और जो मधुमेह शिक्षक होते हैं, जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, उनकी भी सहायता लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो स्कूल के साथ संचार, जो हमें मुख्य मूल बातों के बारे में ध्यान रखना है कम्युनिकेट करते समय, उनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले देख लें कि स्कूल की बुनियादी ढांचा किस प्रकार का है, कक्षाएं किस प्रकार की हैं, क्या वहाँ पे मेडिकल रूम की व्यवस्था है, खेलने का मैदान है या नहीं है, शौचालय कहाँ पर है, हैंड वॉश या हाइजीन मेंटेन करने का एरिया कहाँ पर है, क्या उसमें अलग से कैंटीन है या नहीं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल के बारे में हमें एक तरह का बताता है कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है जो हमारी हेल्प करेंगी इस अपनी जर्नी के साथ दौरान।
स्कूल के प्रधान अध्यापक और जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, स्कूल के सहायक जो नर्स हैं, उनसे बात करें। बस या वैन चालक से बात जरूर करें, कंडक्टर से बात करें। छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम वहाँ की आया और जो शौचालय परिचारक होते हैं, जो वहाँ के केयर टेकर्स हैं, और स्कूल की क्लास टीचर के अलावा जो अन्य जितने भी शिक्षक हैं, उनसे अगर मौका मिले तो जरूर बात करें और डिस्कस करें। और क्या डिस्कस करना है उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। सबसे पहली बात, मधुमेह छुआछूत की बीमारी नहीं है। प्लीज इस मिथ को हमें अपने सभी लोगों से बात करके बताना है कि इस एक बच्चे को दूसरे बच्चे के संपर्क में आने से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। यह बच्चा अब सभी अन्य बच्चों के समान खेल कूद, पिकनिक इत्यादि में सभी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। बट इन बच्चों की कुछ इंपॉर्टेंट जरूरतें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको अन्य स्लाइड्स में बताऊंगी। बहुत जरूरी है कि हम उन्हें बताएं कि क्योंकि हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें रक्त परीक्षण जिसे हम SMBGs या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, उसके लिए एक्सेस होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने ब्लड शुगर्स को नियंत्रण में रख सकें। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता स्कूल में पड़ेगी तो उसके बारे में उन्हें पहले से बताएं, और अगर पॉसिबल हो तो उसके लिए एक उचित स्थान निर्देशित हो जाए, पहले से पता लग जाए कि कहाँ वो अपना इंसुलिन इंजेक्शन ले सकता है। इन बच्चों को विशेष रूप से खेल और खेल के दौरान कुछ अतिरिक्त बातों के बारे में ध्यान रखना है, या स्नैक्स के लिए जो हमारी एक आवश्यकता है उसके बारे में जो ध्यान रखना है उसके बारे में उन्हें जरूर बताएं। इसके अलावा जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से कम हो जाता है। उस कंडीशन में उसको डायग्नोज करें, उसको कैसे पहचानें, इसके बारे में स्कूल टीचर्स को बताना बहुत जरूरी है, और उसका फिर आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताना जरूरी है। बच्चे का जो क्लास टीचर है उसके बारे में उसे एक अच्छा सा, एक जिसे कहना चाहिए सिंगल 1 पेज गाइड लिखित रूप में जरूर प्रदान करें, ताकि उसको कभी भी कोई चीज ऐसी हो जो याद ना हो या जो उसको समझ ना है, वो उस गाइड के थ्रू आसानी से उसे देखकर उस प्रॉब्लम का समाधान उसी समय ढूंढ सके। अगर फिर भी उनके मन में कोई प्रश्न या संदेह हो तो उन्हें एक फोन नंबर जरूर कॉन्टैक्ट नंबर जो कि पेरेंट्स का हो, केयर टेकर्स का हो, पेरेंट्स की एब्सेंस में किसी केयर टेकर का हो, या फिर अगर पॉसिबल हो तो कई बार डॉक्टर्स की परमिशन के साथ या डायबिटीज एजुकेटर्स की परमिशन के साथ उनका भी फोन नंबर आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल में इंसुलिन इंजेक्शन या खून में शुगर टेस्ट के लिए एक साफ सुथरा कमरा या स्थान उपलब्ध कराया जाए, ऐसा क्लास टीचर से निवेदन किया जाए। बच्चों के वजन और इंसुलिन संवेदनशीलता जिसे हम ISF कहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर के आधार पर अनुकूलित मधुमेह प्रबंध योजना मतलब डायबिटीज प्लान के बारे में उन्हें बताया जाए। टिफिन या खेल की अवधि के अनुसार नाश्ते की मात्रा की योजना, मतलब जैसे स्कूल में बच्चे को जब आप टिफिन लेकर भेजते हैं तो उसके टिफिन के अनुसार उसकी इंसुलिन डोज के बारे में टीचर से डिस्कस कर लिया जाए कि अगर बच्चे का, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि हम अगर बच्चे का इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो निकाल के उसकी डोज लिख दें कि अगर बच्चे का ब्लड ग्लूकोज इतना आता है और बच्चे का इतना आहार है तो कितना डोज, एक्स्ट्रा डोज ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड है बच्चे की ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए। और शिक्षक को यह भी बताएं कि बच्चे को टिफिन या नाश्ते से पहले इंसुलिन लेना जरूरी है। तो अगर बच्चा रेगुलर इंसुलिन लेता है तो कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर टिफिन का जो लंच का समय आए, मान लीजिए 11 बजे का समय है, तो उससे आधे घंटे पहले उसे अनुमति दी जाए कि वह अपना इंसुलिन इंजेक्शन टाइम पर लगा सके। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया जाए कि इंजेक्शन देने की विधि समझाएं कि किस प्रकार इंसुलिन इंजेक्शन देना है। टीचर्स बहुत घबराती हैं कि बच्चे को इतना बड़ा इंसुलिन इंजेक्शन हम नहीं लगा सकते, कुछ बच्चे में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले तो खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाना है कि मेरा बच्चे को मैंने समझाया है, आपको बस थोड़ी सी मदद करनी है। और अगर आप ऐसा इस बॉडी लैंग्वेज और इस टोन में बात करेंगे तो आई एम श्योर सभी टीचर्स सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में टीचर्स को बताएंगे कि बच्चे को इंसुलिन की जरूरत है और बच्चे को इंसुलिन आपको लगाना है, तो ऑब्वियसली वो घबराएंगे। तो इस चीज को हमें बहुत ही प्यार और डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान ढूंढना है कि हमें टीचर्स को समझाना है कि देखिए मेरा बच्चा काफी समझदार है, उसे पता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, उसे पता है इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने हैं, बस आपको केवल उसको सपोर्ट करना है और उसका जब भी जरूरत पड़े उसकी हेल्प करनी है। और आई एम श्योर इस कंडीशन में कोई भी टीचर मना नहीं करेगी, ना ही ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए और ना ही इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए। जो तो अगर मैं 1 सेकेंड इंटरप्ट कर सकूं, तो पिछले 2 हफ्तों में मैम
2 बच्चे आए जो 3.5 साल के थे बाय चांस, न्यूली डायग्नोस्ड, एंड उन दोनों बच्चों ने बहुत ही प्रेम से अभी से अपना इंसुलिन लगाना सीखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही एनकरेजिंग बात है। उनके स्कूल्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो बच्चे कह रहे हैं हम लगा लेंगे कर लेंगे, तो जिससे कि टीचर्स को इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि अगर बच्चा कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ, तो वो मदद देने में भी बहुत आसानी हो जाती है। एंड एक सजेशन मुझे जो मिला बहुत एम्फैटिकली वो ये था कि क्लासरूम में ही अगर बच्चा लगाए, क्लासरूम में ही टेस्ट करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे फिर बच्चे के लिए डिमिस्टिफाई हो जाता है, बाकी सब बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं है, वो इतनी आम चीज हो जाती है कि हाँ वो तो इंसुलिन एंड खुद ब्लड टेस्ट करता है, तो उससे काफी आसानी मिल सकती है। अगर पेरेंट्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पेरेंट्स घबराए नहीं तो टीचर नहीं घबराएगी, पेरेंट्स घबराए होंगे तो टीचर तो डेफिनेटली घबरा जाएगी। थैंक यू मैम। जी मैम। इसके अलावा टीचर्स को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बच्चे का ब्लड ग्लूकोज, फिजिकल एक्टिविटी, जो भी गतिविधियां वो करेगा उसके बदलाव के अनुसार उसका ब्लड ग्लूकोज में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं और इसकी वजह से बच्चे की इंसुलिन डोज भी चेंज हो सकती है। तो इस बारे में भी टीचर्स को सूचित करना बहुत जरूरी है। एक बात बहुत जरूरी जो हमें सभी को याद रखनी है और टीचर्स को भी बताना है कि इंसुलिन की जो खुराक है उसके बारे में टीचर्स को एक लिखित संदेश या एक गाइड प्रोवाइड की जाए। ये ध्यान रखा जाए कि जो इंसुलिन इंजेक्शंस है वो टीचर्स की सुपरविजन में लगाया जाए, क्योंकि कई बार एडोलेसेंट इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि कई बार बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं वो पीयर ग्रुप और पीयर प्रेशर की वजह से सही खुराक नहीं लेते या कई बार मिस भी कर देते हैं। तो टीचर्स को बस आपको एम्पावर करना है कि आप बच्चे को केवल सुपरवाइज करें, बच्चों की इंसुलिन की जो खुराक है वो सही खुराक डायल में, अगर वो पेन यूज कर रहे हैं या वो सिरिंज यूज कर रहे हैं तो उसको सही खुराक लें और उसको अपनी सुपरविजन के दौरान बच्चे को एडमिनिस्टर कर दें। इसके अलावा खाना समय पे खाना है और ये टीचर्स ध्यान रखें कि बच्चे ने खाना पूरा खत्म कर लिया हो, क्योंकि अगर बच्चे ने इंसुलिन की डोज दी है लेकिन जल्दबाजी लगी हुई है, खेल कूदना है, बच्चे बुला रहे हैं और वो अपना खाना आधा ही खत्म करके चला जाएगा, तो उस कंडीशन में कई बार बच्चों को ब्लड शुगर कम होने की खतरा हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स आ सकते हैं। तो टीचर्स को समझा दीजिए कि एक डायबिटीज एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जिसमें बच्चे के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, बन नहीं रहा है इंसुलिन, और बच्चे के शुगर को नियंत्रण रखने के लिए ये एक हार्मोन हमें बाहर से लगाना है। और किस कंडीशन में बच्चे की शुगर कम हो सकती है और अगर शुगर कम हो तो क्या करना है और किन कंडीशन पे बच्चे की शुगर ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा खाने और खेल कूद के साथ जो इंसुलिन का तालमेल है उसको सही रूप से मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में उन्हें बताना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल का जो हिस्सा होता है वो होता है व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां, और सभी बच्चे खेलने के लिए और कूदने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं जब उनका फिजिकल एजुकेशन पीरियड होता है, लेकिन हमें टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम गेम्स टीचर के साथ जरूर मिलें और उन्हें एक नोट प्रोवाइड करें पहले से कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में खेलने और कूदने से ब्लड ग्लूकोज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। उन्हें इन्फॉर्म करें कि बच्चा जब खेल कूद करे या अगर तो ये प्लान्ड पीरियड है तो हम उन्हें पहले से ही इंसुलिन डोजेजेस टाइट्रेट करके भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लान नहीं है, मान लीजिए कोई फ्री पीरियड हो जाता है और सडनली टीचर्स डिसाइड करती हैं कि ठीक है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर ले जाया जाए, तो टाइप 1 डायबिटीज में बहुत जरूरी है कि हम देख लें कि बच्चा जब खेल कूद के लिए बाहर जा रहा है तो बच्चा फिट महसूस कर रहा है अपने आप को, हो सके तो उसका ब्लड ग्लूकोज चेक कर लें। और अगर फिजिकल एक्टिविटी लंबे समय के लिए है, मान लीजिए 30 से 45 मिनट से ज्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी लास्ट कर रही है तो उसके पास एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए एक एक्स्ट्रा स्नैक की, और उस स्नैक के लिए उसके लिए परमिशन भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में शुगर कम होने की समस्या हो सकती है। और क्योंकि ये अनप्लान्ड एक्टिविटी है तो ऑलरेडी इंसुलिन डोजेजेस हमारी टाइट्रेटेड नहीं है। तो स्कूल की जो गेम्स टीचर है उनसे जरूर बात करें, उन्हें भी एक रिटन नोट प्रोवाइड करें और उन्हें बताएं कि किस कंडीशंस में खेलना कूदना नहीं दिया जा सकता। जैसे ब्लड ग्लूकोज अगर बहुत कम है, 70 से कम है, या अगर मैं कहूँगी 100 से भी कम है, तो भी आप
पहले एक एक्स्ट्रा स्नैक लें, ब्लड ग्लूकोज सामान्य हो जाए, उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलाउ करें। उसी के साथ साथ हमें उन्हें हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स के बारे में भी बताना है और यह भी ध्यान देना है कि अगर ब्लड ग्लूकोज 300 से ज्यादा आता है तभी भी उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शुगर ज्यादा होते हैं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, और जब ऐसी स्थिति में हम अधिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंसुलिन डेफिशिएंसी और वर्स हो जाती है। तो इन सभी बातों के बारे में उन्हें बताएं। और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं पिकनिक के लिए, स्कूल ट्रिप के लिए, तो ये सभी चीजें बच्चे हमारे टाइप 1 डायबिटीज के भी कर सकते हैं। बस केवल कुछ सावधानियों के बारे में हमें ध्यान देना है और कुछ हमें अपनी टीचर्स को एम्पावर करना है, उन्हें समझाना है कि हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों के साथ पिकनिक और बाकी फिजिकल एक्टिविटी जो है एंजॉय किए जा सकते हैं। ब्लड शुगर कम होने की स्थिति में क्या करें? ब्लड शुगर कम होना, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इस कंडीशन से हम सभी घबराते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन के बारे में अपने टीचर्स के बारे में बात करें कि ये कंडीशन कब अराइज होती है, कब होता है कि ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए, जब हमारा इंसुलिन और खाने का तालमेल गड़बड़ा जाए या एक्सेसिवली हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए या बच्चा अगर बीमार पड़ जाए। तो उन्हें इस बारे में बता दें कि ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जब आपकी ब्लड ग्लूकोज चेक करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा उन्हें ये भी बताएं कि इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। एक छोटा बच्चा जो होगा ना 3-4 साल का, वो केवल इरिटेबल हो सकता है, टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो कर सकता है, वो नॉर्मल बच्चे की तरह सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। और कई बार इतने छोटे बच्चे होते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाते, अपनी बात बता भी नहीं पाते। तो अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ अटपटापन आ जाए, कुछ एटिपिकल सिम्टम्स आ जाए, तो जरूर चाहिए टीचर को कि वह बच्चे का ब्लड ग्लूकोज चेक करें। इनफैक्ट कई बार हम अपने जो आसपास फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं कि अगर कभी, क्योंकि एक टाइप 1 डायबिटीज के लिए टीम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, वो भी कभी ऑब्जर्व करें बड़े बच्चों में कुछ एटिपिकल बिहेवियर, तो जरूरत है कि बच्चे का ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाए। और ब्लड ग्लूकोज चेक करने के बाद उसका उचित उपचार करना भी जरूरी है। तो उसमें योगदान रहेगा चीनी के घोल का या फिर ग्लूकोज टैबलेट्स का, जो इजिली एक्सेसिबल होती है, वो दी जा सकती है। और उसके बाद एक छोटे आहार या स्नैक का। तो इन सभी की चीजों के बारे में टीचर्स को बताना है और सुनिश्चित करना है कि इन सब बातों के बारे में ध्यान दिया जाए। और कभी भी कंडीशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो तुरंत डॉक्टर को या पेरेंट्स को तुरंत संपर्क करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि बच्चे को इस तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने बात की प्रिंसिपल की, स्कूल टीचर्स की, आया की, कंडक्टर की, सभी चीजों की, बट बच्चे के सबके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं? उसके सहपाठी। तो उनके साथ भी क्यों ना बात कर ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप बच्चों से डायबिटीज के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो जाते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्कूल टीचर की है, क्योंकि पेरेंट्स की बातें क्यों सुनेंगे ना सहपाठी, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है कि टीचर सहपाठी और क्लासमेट्स के चतुराई से बहुत ही क्लेवर और बहुत ही समझदारी के साथ टीचर्स बात करें और उन्हें अनुरोध करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज कंडीशन क्या है, इसमें इंसुलिन की आवश्यकता क्यों होती है और इसमें बच्चों का क्या योगदान और समर्थन हो सकता है। और बच्चों के साथियों के साथ कभी भी एक अलग व्यवहार नहीं करिए। ऐसा मत सोचिए कि, ऐसा कभी बच्चे को फील नहीं होना चाहिए कि मैं इन बाकी बच्चों से अलग हूँ, तो मैं भी इन्हीं बच्चों के समान हूँ। तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चे को अपने पीयर से अलग सा महसूस ना हो। तो ये नहीं सोचना है कि इस बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको टाइप 1 डायबिटीज है ना। इसको एक स्पेशल सपोर्ट चाहिए कुछ कंडीशंस में, उसके बारे में बात करेंगे हम। और कैसे हम बच्चों को उस टीम वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा पूरा कम्युनिकेशन का योगदान वही होना चाहिए कि कैसे वो हमारी टीम में इंक्लूड हो जाए। तो सहपाठियों से बात करना बहुत जरूरी है और उन्हें हमेशा ये बताएं कि हम इस बच्चे के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बस हम इनकी बातों के बारे में समझें और इनके लिए सहायता और हमेशा समझदारी से काम लें। तो इन सभी बातों से के बारे में बात करते हुए और आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें एक रिटन प्लान हमें देना है।
और हमें ये ध्यान देना है कि बच्चों को परमिशन दी जानी चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। उसमें से एक तो हम सभी जानते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए, भोजन से पहले इंसुलिन देने के लिए, भोजन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, आपात स्थिति में ग्लूकोज के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज करने के लिए, जरूरत पड़ने पर और परीक्षा के दौरान स्नैक्स लेने की। और आजकल तो सीबीएसई का डायरेक्टिव है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो डॉक्यूमेंट, जहां सीबीएसई अलाउ करता है इवन बोर्ड एग्जाम्स में अपने साथ स्नैक्स ले जाने के लिए। पानी और शौचालय का यूज उन्हें भरपूर देना चाहिए, क्योंकि कई बार इनफैक्ट अगर देखती है टीचर ये बिहेवियर कि बच्चा को ज्यादा प्यास लग रही है या ज्यादा बार शौचालय का यूज कर रहा है बच्चा, तो हो सकता है उसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, ऑस्मोटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसके लिए हमें पेरेंट्स और केयर गिवर्स को सूचित करना चाहिए। और खेल के दौरान या कुछ स्पेशल डेज के दौरान, जब कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसके दौरान हमें ध्यान रखना है कि इन बच्चों को कई बार स्नैक्स और या इंसुलिन डोजेजेस की आवश्यकता हो सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट किट्स जो हमें हमेशा स्कूल को प्रोवाइड करनी चाहिए इन बच्चों के लिए, जो इनके लिए हेल्पफुल रहती हैं, वो है एक तो ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज स्ट्रिप्स। हमें ध्यान रखना है कि टीचर को ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाए। हाइपोज की कंडीशन में ग्लूकोज की गोलियां, चीनी या अतिरिक्त स्नैक या फूड हमेशा प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। ये ध्यान रखें कि जो हमारी सप्लाईज ऑफ ग्लूकोज टिप्स हैं वो हमेशा रेगुलरली हम रिप्लेस करते रहें, वो एक्सपायरी डेट के नियर ना जा रही हो, और इनफैक्ट अगर लगता है कि वो एक्सपायर होने वाली है तो उनको घर ले आइए, उन्हें घर में इस्तेमाल करिए, और टीचर के वो एक नया बॉक्स, जो फ्रेश बॉक्स है, वो प्रोवाइड कर दीजिए। इसके साथ साथ हम एक 1 पेजर गाइड या कुछ संक्षिप्त हमें बातें, जो नोट्स हम चाहते हैं टीचर्स को हमेशा ध्यान रहे, वो कुछ एरियाज में लगा दीजिए, जैसे क्लास टीचर के रूम में, स्टाफ रूम में, प्रिंसिपल के रूम में। इसके अलावा जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, बस का रजिस्टर होता है, या किसी भी ऐसे स्थान पे जहां आपको लगता है शिक्षक या सहपाठी जाकर उस डॉक्यूमेंट को इजीली देखकर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे फोन नंबर्स हमेशा प्रोवाइड करिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, जहाँ पे संपर्क किया जा सके। इसके अलावा एक आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए बच्चे को, जो जिसमें कुछ बच्चे के पर्टिकुलर्स लिखे हों, जैसे बच्चे की इंसुलिन डोजेजेस है, बच्चे का वेट हो, हाइट हो, है ना, और बच्चे की कोई और कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, लाइक सीलिएक डिसीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। तो इस तरह का एक आईडी कार्ड अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक इंसुलिन डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान उन्हें रिटन प्रोवाइड करिए, कुछ आपातकालीन संपर्क नंबर, और टीकाकरण के बारे में आपको मैंने बताया कि बच्चों का टीकाकरण पूरा अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीजों के बारे में स्कूल अथॉरिटीज को हमें बताना भी है और उन्हें ये सब चीजें प्रोवाइड भी करनी है। तो समराइज करते हुए अगर हम बात करें, हमें जरूरी है कि हम जो भी बातें स्कूल अथॉरिटी के साथ हमने करी उसको रेगुलरली रीइंफोर्स। अगर मैं 1 सेकंड आपको इंटरप्ट कर सकूं? हाँ, 5 मिनट बचे हैं, तो जैसे ये मीटिंग खत्म होगी दूसरा लिंक आप सबके पास है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो समराइज करते हुए जो भी बातें हमने अभी स्कूल के साथ करी, टीचर्स के साथ करी, जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है टीचर्स सारी चेंज हो जाती है और कई बार क्लासमेट्स भी शफल हो जाते हैं। तो इन सबको रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। रेगुलरली उन चीजों के बारे में अगर हम हर पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं और स्कूल से बात करें, टीचर्स से बात करें, तो स्कूल की टीचर्स भी एम्पावर्ड फील करती है, वो अकेला नहीं महसूस करती कि बस पेरेंट्स ने सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी, और वो एक टीम बन जाती है जो बच्चे के साथ हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम के साथ चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक डे मैनेजमेंट प्लान टीचर्स को प्रोवाइड किया जाए, जो कि एक रिटन गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर बच्चे को कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी है, पहले तो बीमार बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते हम, है ना, लेकिन अगर कभी सिम्टम स्कूल में रहते समय अगर कभी भी प्रोड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हमें फॉलो करना है, सिक डे मैनेजमेंट प्लान क्या होगा हमारा, उसके बारे में टीचर्स को बताइए। या किसी स्पेशल एक्टिविटी, मान लीजिए खेल दिवस है, कोई कल्चरल एक्टिविटी डे है, एनुअल डे है, उस समय बच्चे के साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हमें फॉलो करनी है उसके बारे में रीइंफोर्स करिए, उन्हें एक छोटा सा गाइड नोट प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो कभी भी घबराए नहीं। इसके अलावा आपातकालीन मोबाइल नंबर, फोन नंबर्स प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सभी शिक्षकों से सरल और लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, उन्हें समझाएं बच्चे की कंडीशन के बारे में।
डॉक्टर्स को संपर्क करने से कभी ना झिझकें। स्कूल को भी बताएं कि अगर कभी पेरेंट्स अवेलेबल हैं या उन्हें लगता है कि कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो डॉक्टर्स को जरूर इन्वॉल्व करें। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे के डायबिटीज टीम के साथ ही हमेशा संपर्क किया जाए। आप बच्चे को एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाएं और उसके बाद फोन के थ्रू आप संपर्क बना सकते हैं। कई बार हमारे बच्चे सेंसर्स या सीजीएम सिस्टम्स पे होते हैं, तो उस कंडीशन वो सीजीएम इनफैक्ट बहुत ही इजी और इजीली रीडेबल टूल है जिसका यूज करने से हम बच्चे के ब्लड ग्लूकोज रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और उससे जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं उसके अनुसार हम बच्चे के ब्लड ग्लूकोज को मैनेज कर सकते हैं अपने स्नैक्स और अपने इंसुलिन के साथ। तो उसमें अगर यूज कर रहे हैं सीजीएम तो टीचर्स को समझा दें कि उसको सेंसर को कैसे रीड करना है और उस सेंसर का यूज कैसे करना है ताकि वो एम्पावर फील करें। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताना जरूर ना भूलें क्योंकि स्कूल एक फुल ऑफ एक्टिविटी का फेज होता है, तो उसमें कई बार टीचर्स घबरा जाती हैं बच्चों के सिम्टम्स देख के कि बच्चे को पसीना आ रहा है, बच्चे को घबराहट हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या करें, उन्हें समझा दें ताकि वो एक्यूरेट स्टेप्स ले सकें, उसको मैनेज कर सकें। स्कूल के जो हमारे सारे अधिकारी हैं उनको सभी डायबिटीज के बारे में, बातों के बारे में, जो सही बातें हैं उनके बारे में ज्ञान करें और जो मिथ्स हैं उसको डिस्पेल करें, उसके बारे में उन्हें बताएं कि क्या चीजें गलत हैं और क्या धारणाएं हैं इस प्रॉब्लम के बारे में जिसकी वजह से कई बार बच्चों में भेदभाव किया जाता है। तो अगर हमारे स्कूल्स हमारे एम्पावर हो जाएंगे तो आई एम श्योर कि बच्चे कभी इसको अपनी एक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे और उससे उनकी कोपिंग स्किल्स, जो उनकी सर्वाइवल स्किल्स है, वो बहुत इंप्रूव हो जाएंगी और पेरेंट्स में भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आएगा। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जरूर हो, इन बच्चों की ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में रखा जाए। इनफैक्ट नियंत्रण वैल्यूज जो है हमारी टीचर्स को प्रोवाइड की जाए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सही मात्रा में ब्लड ग्लूकोज हम किसको कहते हैं, किसको हाइपो कहते हैं, किसको हाइपर कहते हैं, तो ये भी उनको प्रोवाइड किया जाए। जो भी चीजें स्कूल में यूज की जाती हैं जैसे इंसुलिन सिरिंजेस या ग्लूकोज स्टिक्स या स्वैब्स हैं, उन्हें डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना है। और जैसे मैंने बताया वैक्सीनेशन अप टू डेट होनी चाहिए, सिक डे मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए जिसमें माता पिता बच्चे के, बच्चा खुद, स्कूल के सभी अधिकारी, मधुमेह टीम के सभी लोग, जो हमारी टीम है वो सभी शामिल होनी चाहिए। और ये इस पे अगर सभी के हस्ताक्षर हो और सभी इस प्लान से अगर अपने आप को अप्रिशिएट करा लें, अपने आप को परिचित करा लें, तो इससे कोई भी कंफ्यूज नहीं फील करेगा। सब एक ही लाइन में काम करेंगे, सब एक ही तरह से काम करेंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन या दिशाओं में काम नहीं करेंगे और उससे बच्चे का जो आउटकम होगा वो बहुत ही हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। ये एक प्लान है जो डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान है, मैं माफी चाहती हूँ ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट ऐसा एक प्लान हम सभी डिवाइस कर सकते हैं और अपने स्कूल को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारी डायबिटीज एजुकेटर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं इस प्लान को बनाने में। और आई एम श्योर अगर आप अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं या आपके जो एजुकेटर्स हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे इस बारे में तो कोई भी हिचकिचाएगा नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा। और कस्टमाइज्ड उस बच्चे के लिए अगर प्लान टीचर्स के पास जाएगा तो टीचर्स हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। ये सीबीएसई की डायरेक्टिव है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारे इवन बोर्ड एग्जाम्स में जो 10th और 12th के एग्जाम्स हैं उसमें भी अलाउड है शुगर टैबलेट्स, इनफैक्ट फ्रूट्स ले जाना, स्नैक्स ले जाना, कि अगर ब्लड ग्लूकोज का टेस्टिंग और अगर ब्लड ग्लूकोज कभी कम आता है तो उसके दौरान बच्चे को ये सब चीजें अलाउड होती हैं खाने की। यस मैम, स्टार्टेड। तो बात कर रहे थे कि जो एडवाइजरी सीबीएसई ने अभी दी है और मैम म्यूट हाल हो रहे हैं सारे, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। डॉक्टर प्रीति जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। मैम आप भी कर सकते हैं। यस हाँ, तो ये एडवाइजरी है जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए कि उन्हें क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में अनुमति है कि वह वहाँ पर शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, स्नैक आइटम्स लाइक सैंडविचेस, स्मॉल वाटर बॉटल अपने साथ ले जा सकते हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पर इनका यूज कर सकते हैं।
इसी स्लाइड के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पेशेंट की हियरिंग के साथ, हियरिंग के लिए ये हमारी जो इस पे की साइट है, वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्कूल से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। एक तो डॉक्टर अंजू मैडम का ही रिटन डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही यूजफुल है, वो इंग्लिश में है, और ये कुछ हिंदी में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, और इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज से भी उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, जो मिसेस बांसी कहना चाहती, ये सीबीएसई का सर्कुलर आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा बहुत आसानी से, और डेफिनेटली हम ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं ऐसे। हाँ, ये मैं डाल देंगे, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगी मैम। एंड देन अनिल जी सर्कुलेट कर सकते हैं, योग ध्यान का जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पे सर्कुलेट कर सकते हैं। एक और इनफैक्ट एक न्यू डायरेक्टिव आया है मैम सीबीएसई का रिगार्डिंग हेल्दी स्नैक्स, एंड जिनमें उन्होंने बताया है कि जंक फूड आइटम्स आपको यूज करने की अनुमति नहीं है स्कूल्स में। वह डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मैम वो शेयर हो जाए मुझे। मैं सभी से चाहूंगी कि अपने स्कूल्स के साथ उस डॉक्यूमेंट को लेके जरूर जाएं। वहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जो पैकेज चिप्स होते हैं, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, उन सभी के लिए डिस्करेज किया है। तो हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, इनफैक्ट सभी बच्चों के लिए ये फूड आइटम्स हानिकारक हैं और इनका किसी भी हद तक प्रयोग उचित नहीं है। ये 2016 का है डायरेक्टिव? नहीं मैम, दिस हैज कम रिसेंटली इन 2022। मैं दिखाती हूँ, आई जस्ट शेयर। पर मैं एक चीज और भी रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि डॉक्टर प्रीति ने आपको फाइनल लास्ट सारा कॉम्प्रिहेंसिव दिया है, पर आप सोचिए कि जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ था तो आपके डायबिटीज एजुकेटर ने आपको सारी चीजें इकट्ठे नहीं बताई। अगर आप ये सब चीजें इकट्ठे जाके स्कूल में बताएंगे तो बेचारे टीचर्स का फ्यूल उड़ जाएगा। तो आप उनसे पहले इतना ही कहिए कि देखिए, बाय द वे मेरे बच्चे को डायबिटीज है, उसका ये सिस्टम है मॉनिटरिंग का, सीजीएमएस है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये उसका मीटर है, उसको मीटर यूज करना आता है, वो शुगर चेक कर लेगा या कर लेगी और अपनी इंसुलिन लगा लेगी, आप नजर रख लीजिएगा और लो शुगर मत जाने दीजिए। ये बस 3 या 4 चीजों से शुरू करिए। टीचर को कहिए बस ऐसा करना, कुछ खास नहीं करना। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपने उनसे कहा कि मैं 2 दिन तो वैसे ही बाहर बैठा हूँ, 2 दिन इसकी मम्मी भी बैठेंगी, तो 4 दिनों में हम आपसे थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। फिर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप पीटीए में जाएं या उनसे मिलने जाएं, उनको थोड़ा सा और बता दीजिए, फिर थोड़ा सा और बता दीजिए। उनको ओवरवेलम मत करिए, उन्हें डराइए मत। अगर टीचर को हार्ट अटैक हो जाएगा तो वो अपने स्कूल को नहीं संभाल पाएंगे। तो उनको उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखिए। वो खुश रहेंगे तो आपका बच्चा खुश रहेगा। अगर आप उनको पहले ही दुखी कर देंगे कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे देखिए प्लीज कुछ कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें। डॉक्टर मनप्रीत कुछ ऐड करना चाह रही थी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं डॉक्टर प्रीति जी से। क्वेश्चन ये तो एक्चुअली मैं चाहूंगा कि एक मिथ है जो बच्चों में है, मैंने पेरेंट्स क्योंकि कैंप के दौरान ये काफी बार देखने को मिलता है, तो मैम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा एलोबरेट करें ताकि बच्चों को ना वो चीजें समझ आए। वो पेरेंट्स का ये इशू होता है कि सर हम सुबह चेक करते हैं बच्चों की शुगर वो हाई होती है तो हम उनको दौड़ने भेज देते हैं, पार्क में भेज देते हैं ताकि इनकी शुगर लो हो जाए। ये इस प्रकार का मतलब कंसेप्शन चल रहा है उनके माइंड में कि मुझे लग रहा है कि ऐसे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो मैम थोड़ा इसको करिए। मैंने इनफैक्ट अभी ये दोबारा चीज रीइंफोर्स की थी कि किस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि कम शुगर के साथ साथ अगर आपकी ब्लड शुगर 250-300 से ऊपर आ रही है तो उस कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। उस कंडीशन में आपको अपनी करेक्टिव डोज देनी है, अपनी ब्लड शुगर को सामान्य करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि बच्चा फिट है फिजिकल एक्टिविटी जाने के लिए या नहीं। क्योंकि अगर आपकी शुगर ज्यादा होती है तो वो एक स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी ऑलरेडी कम है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आप अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं और फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होंगे और कई बार उस कंडीशन में आपके बच्चे को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे लेस देन 70 या लेस देन 100 के लिए मना की जाती है,
उसी प्रकार मोर देन 250 या 300 की कंडीशन में भी कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। इनफैक्ट 250-300 की ब्लड ग्लूकोज में सबसे पहले कीटोन्स चेक करिए, और अगर आपके बच्चे में कंसिस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं तो डेफिनेटली आपको करेक्टिव डोजेस देने की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में आप एक्सरसाइज करके बच्चे की शुगर कम नहीं करें, ये उचित नहीं। जो ब्लड ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं किस कंडीशन में हम एक्सरसाइज करते हैं, उसकी जो ऑप्टिमल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो होती है 120 to 200 के बीच में। इनफैक्ट 120 to 180 नहीं मैम, 80 to 180 कर ले। हाँ 80 to 180 मैम, छोटे बच्चों के लिए आई वुड से 100 to 200। हाँ जी हाँ जी। तो जहां आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 100 से कम है उसमें सुरक्षित कर लीजिए कि पहले बच्चा वो एक छोटा स्नैक ले ले, ब्लड ग्लूकोज राइजिंग ट्रेंड पे आ जाए, मोर देन 100 आ जाए, और तभी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भेजा जाए। थैंक यू मैम, ये जरूरी था। काफी बच्चों में चलते हैं इशू के बच्चे की शुगर डाउन हो जाएगी सर, हमें जरूरत ही नहीं इंसुलिन देने की, हम उनको भगा देंगे, बल्कि वो कंडीशन ऐसे आ सकती है कि कहीं कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि कीटोन्स की वजह से इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है मैम। प्लीज कॉल डॉक्टर मनप्रीत जी, जैसे आपने कॉल किया था, मैंने डिस्टर्ब कर दिया था। I'm very much there. मैं यहीं पे ही हूँ, and thank you very much, Dr. Preeti and Dr. Anju. This is such a wonderful platform. I have forwarded this in my group also, and I think there are a few of my patients also who are participating. So very well presented, Dr. Preeti, and I agree with everything. I think you've explained everything जो भी चाहिए स्कूल में बच्चों को और स्कूल की अथॉरिटीज को as regards with diabetes. एक दो चीजें मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि नंबर 1 के इंसुलिन जब बच्चा ले जा रहा है, या तो बच्चा जैसे डॉक्टर अंजू बिरमानी ने बताया, या तो वो अपने ही कूल पैक में या थर्मस में इंसुलिन लेके जाए साथ में अपनी इंसुलिन, ताकि वो क्लास में ही लगा पाए और उसको मेडिकल रूम जाने की जरूरत ना पड़े, स्पेशली अगर मेडिकल रूम दूर है। सेकेंडली, अगर कई स्कूल्स हैं जो ये अलाउ शायद ना करें, तो उस केस में अपना इंसुलिन इंजेक्शन आपने स्कूल के फ्रिज में, मेडिकल रूम के फ्रिज में रखवाना है, और उसकी प्रॉपर स्टोरेज के बारे में भी अपने डॉक्टर्स को, वहाँ जो स्कूल की डॉक्टर या नर्स है उसको भी एजुकेट करना है कि फ्रीजर में ना रख दें गलती से, चिलर में ना रख दें, कहाँ पे रखना है, कि उसके केस के अंदर रखना है, एंड उसको निकालने से पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है, स्पेशली इन द विंटर। समर्स में तो बहुत जल्दी हो जाता है। सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि बच्चे, पेरेंट्स को अपने बच्चों का टाइम टेबल वीक का पता होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एज इन रिलेशन टू कि उनका फिजिकल एजुकेशन क्लास कब है। तो अगर फिजिकल एजुकेशन क्लास आपका मॉर्निंग में ही है, बिफोर योर लंच ब्रेक, या आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्कूल है, अराउंड द लास्ट पीरियड, so it is possible that the child can end up with a hypoglycemia after that physical education. So plan according to the timetable. If you can plan and plan a snack like a fruit or something before, so which can be told that is, आपने ऑलरेडी बताया कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा खाने की परमिशन होनी चाहिए, बीच में फ्रूट खाने की या कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उनका लो लेवल लग रहा है। बट ये अगर हम पहले से प्लान कर ले तो वी कैन प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमियाज आल्सो व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। सो these are one or two points that I needed to add. And thirdly, when the child comes home, कई बारी स्कूल में बहुत बारी शुगर जैसे नहीं मेजर कर सकते, सिर्फ एक बारी मेजर करते हैं इंसुलिन देने से पहले, बहुत बारी मेजर नहीं होती है अनलेस फॉर चिल्ड्रन जो CGM में है। तो जो वापस आके हमें शुगर वो मेजर करते हैं पेरेंट्स बिफोर गिविंग इंसुलिन, बिफोर लंच डोज, इज अ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आपकी स्कूल वाली इंसुलिन पूरी पड़ी है कि नहीं फॉर योर स्कूल वाला मील। सो उसके हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू इवन सीइंग द पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज के कब है वो, तो अगर वो आपकी घर आने वाली शुगर ज्यादा आ रही है, रेगुलरली ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, रेंज से बहुत ऊपर नीचे आ रही है, तो आप खुद भी उस पर थोड़ा एनालाइज करें और अपने डॉक्टर के साथ एनालाइज करें कि आप क्या चेंज कर सकते हो। बिकॉज जैसे बहुत सारी डिटेल्स जैसे ICR हो गया, ये सब हो गया, ये लोग स्कूल की टीचर्स से या नर्स के से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा।
सो प्रैक्टिकली मैक्सिमम वो लोग स्कूल में शुगर चेक करेंगे बिफोर एंड एक पर्टिकुलर डोज दे देंगे. सो यू कैन एनालाइज इफ यू आर कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग योर SMBG डायरी अपार्ट फ्रॉम इवन अगर आप सेंसर पे अगर आप खाना भी लिख रहे हो तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो एंड यू कैन प्रोबेबली चेंज. एंड मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर अंजू मैम से है दैट कई पेरेंट्स या बच्चे hesitant hain in taking the insulin in school, which is a scenario. I would dare not say this. So how would you manage? First, of course, we try to motivate them and speak with the school authorities and all that. But if nothing, they are not ready, तो हम क्या करें? Premix insulins का use कर सकते हैं? मैम मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब बच्चे को डायबिटीज डायग्नोस होता है तो हम उससे पूछते नहीं है कि तेरे को इंसुलिन लगानी है. हम पेरेंट्स को नहीं पूछते कि आपको इंसुलिन लगानी है, शुगर टेस्टिंग करेक्ट मुश्किल तो नहीं होगा. अब बच्चा कितना रोता है नर्सरी के पहले दिन पे तो उसका स्कूल से नाम नहीं निकाल देते कि मेरा छोटा बच्चा रो रहा है बेचारा. जो चीज करनी है वो करनी है. और मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मेरे दिल की बात आपने पूछी. मैं बड़ी देर से सोची थी अभी बोलूं कि आप 6, साढ़े 6, 7 बजे इंसुलिन लगाते हैं सुबह, 2, 2:30, 3 बजे तक बच्चा आएगा. आपको जो करना है कर लीजिए. आप 7-8 घंटे किसी भी इंसुलिन के साथ कवर नहीं कर सकते. इवन अगर आप बीच में से उसको कुछ ना खाने को दीजिए, बेचारे को कोने में बिठा दीजिए मुंह के ऊपर पट्टी बांध के, तब भी वो नहीं मैनेज कर पाएगा इंसुलिन. तो बीच में से उसको खाना हो तो और भी मुश्किल हो जाती है. अब अगर आप इंसुलिन स्कूल में भेज रहे हैं तो आज एक्स्ट्रा पीरियड हो गया खेलने का, सिंगिंग टीचर नहीं आई है तो सबको बोल दे जाओ खेल के आओ. आप डोज एडजस्ट कर सकते हो या आप अपनी डोज मिस कर सकते हो या थोड़ा कम ले सकते हो. आपकी बेस्ट फ्रेंड पिज्जा लेके आ गई कि मेरा आज बर्थडे है तो पूरी क्लास को एक पिज्जा का पीस मिलेगा, आप आधी यूनिट एक्स्ट्रा दे सकते हो. बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाती है कि हाँ इंसुलिन ही तो है, मेरे को लगानी तो है, कुछ नहीं होगा. अगर पेरेंट्स डरें, मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स डरें टीचर डरेगी. अगर पेरेंट्स डरें बच्चा तो डरेगा ही डरेगा. जो करना है वो करना है, स्कूल में लगाना है तो लगाना है. क्यों बच्चे का समाचार डाल रहे हैं खाली थोड़ा सा सो कॉल्ड कष्ट बचाने के लिए? एंड वो कष्ट बच्चे का नहीं बचता. जब बच्चे की शुगर 40 पे जाती है ब्रेकफास्ट के बाद क्योंकि हाई डोज लगा के भेज रहे हैं, और फिर स्कूल से आते आते तक 400 पे जाती है क्योंकि उसकी इंसुलिन का असर खत्म हो चुका है. इट्स अ वेरी सिक फीलिंग. अंदर से बहुत बुरा लगता है, चाहे लो जाए चाहे हाई जाए. और वो थकान की फीलिंग. और जब मेरी शुगर 400 जाए तो उससे एक आधा दिन लगता है मुझे सेटल होने में. वो सेटल हुई नहीं कि अगला दिन फिर आ गया. तो इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू टू अ चाइल्ड कि बेचारा बच्चा कुछ कह नहीं पाता और वो आपको समझा नहीं पाता कि मुझे जरूरत है. हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि बच्चा हेजिटेट नहीं करता है इंसुलिन लगाने में जितना पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं देने में. हाय बेचारे को दर्द हो जाएगी, हाय बेचारा. द चाइल्ड इज नॉट सो मच बेचारा, द चाइल्ड इज लुकिंग टू इंसुलिन फॉर लाइफ. तो उससे तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है. There were some questions. Just wanted to add one thing, ma'am. जी मैम. इसी बात से आगे बढ़ते हुए एक चीज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब आज से 10 साल पहले डायबिटीज क्लिनिक देखना स्टार्ट किया था तो हम उनको बताते थे डर डर के इंसुलिन, मतलब पहले 2 इंसुलिन डोज होती थी, फिर 3 इंसुलिन आई. अब जब हमारे बच्चे डायग्नोज होते हैं हम शुरुआत से उन्हें मल्टीपल डेली इंसुलिन रिजीम पे डालते हैं. तो वैसे ही ये चीज है कि हम उन्हें ऑप्शन ही ना दें. जैसे आपने बताया कि ऐसी कोई ऑप्शन एग्जिस्ट करती है जिसमें हम इंसुलिन ना दें. स्कूल जा रहे हैं तो इंसुलिन देना जरूरी है. और उनको ये चीज अगर समझा के शुरुआत दिन से बता दी जाए तो उन्हें पता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव इंसुलिन. तो उनके पास वो थॉट ही नहीं आएगा कि ऐसे भी काम चल सकता है. मैम थॉट आती है क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत हैं. आप देखिए कि आज की तारीख में भी आपको लोग क्योर कर देंगे, आपको 4 से 2 डोजेस पे ले आएंगे, आपको फलाहार करके शुगर, मतलब बर्बादी मचाने के लिए तो लोगों की कमी नहीं है. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट हम उनको समझाएं भी कि क्यों कर रहे हैं. और किसी ने ये सवाल पूछा है इन स्कूल हाउ मच हाई शुगर एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट रिमेन, वी शुड नॉट पैनिक और वरी. आप क्या कहना चाहेंगे? मैम शुगर अगर हमारी कभी भी 200-250 से ऊपर चल रही है, हर 2 से 3 घंटे बाद अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये एक आपातकालीन स्थिति है. इस कंडीशन को हमें लाइटली नहीं लेना है. इस कंडीशन को हमें यूरिन कीटोन्स या ब्लड कीटोन्स अगर मिल जाए चेक करने के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है. और अगर नहीं भी होते तो उनको करेक्टिव डोजेजेस देना बहुत जरूरी है. तो
अगर हम ये देखते हैं कि कभी भी ब्लड शुगर्स एक बार 200 आ गई, 250 आ गई और उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा चेक करिए और फिर वही ट्रेंड मेंटेन रह रहा है, तो इस कंडीशन में हमें लाइटली नहीं लेना है, उसको करेक्टिव डोज डेफिनेटली लेनी है। तो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन की तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आपसे केवल 2 घंटे दोबारा चेक करने की बात कर रही हूँ। एंड कीटोन्स चेक कर लेने। कीटोन्स चेक। तो मनप्रीत ने ये भी पूछा था कि ग्लूकागॉन की बात करें तो उसका आप क्या कहेंगे? मैम, ग्लूकागॉन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि स्किल बेस्ड है, जिसके बारे में मैं ये कहूंगी कि लगाने की विधि, यूज करने की विधि आनी चाहिए। तो अगर स्कूल में नर्स अवेलेबल है, हमारे पास कोई ऐसा समझदार इंसान है जो इजीली एक्सेसिबल हो हमारे पास और कंडीशन को समझकर उसको सही तरीके से दे दे, तभी ग्लूकागॉन यूज करें, अदरवाइज नहीं यूज करें। हमारे पास ओरल रेमेडीज अवेलेबल है, कोविटा टैबलेट्स अवेलेबल है, चीनी का घोल अवेलेबल है, पहले उसी का इस्तेमाल करें। हमें उस कंडीशन में जाने की जरूरत तब पड़ती है अगर ये कंडीशन पहले टैकल नहीं होती। अगर हमने पहले ही बच्चे के सिम्टम्स को पकड़ लिया तो बच्चा क्यों उस स्थिति में जाएगा कि हमें मिनी डोज ऑफ ग्लूकागॉन देने की आवश्यकता पड़े। और अगर कोई स्किल्ड नहीं है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स समझाना बहुत, सबसे पहले हम उनको जब समझाते हैं कि ग्लूकागॉन इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है तो पहले हमें उनको एक डेमो देते हैं और उनको समझाते हैं कि ये किस प्रकार इंसुलिन इंजेक्शन की तरह ही दिया जाता है, लेकिन इसको कैसे फिल किया जाता है, कितनी डोज में दिया जाता है। तो अगर उनको हम तभी शिक्षित करें अगर वो पॉसिबल है समझने के लिए और देने के लिए, वरना कोई यूज नहीं है। किसी ने पूछा कि कीटोन्स के बारे में उनके डॉक्टर ने उनको कुछ खास नहीं बताया, अगर आप कीटोन्स के बारे में कुछ समझाना चाहें। हाँ, तो कीटोन्स एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में तब प्रोड्यूस होता है अगर हम अपने ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते, और ये 2 कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकता है। या तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लड शुगर को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में इंसुलिन होने की जरूरत है, या दूसरी कंडीशन तभी भी कीटोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हमारा बच्चा स्टार्वेशन वाली कंडीशन में होता है। मान लीजिए बच्चे ने बहुत लंबे समय तक अगर आहार नहीं लिया तो उस कंडीशन में भी कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या एसिटोएसिटेट, जिनको हम नाम देते हैं इन कीटोन बॉडीज को, ये ब्लड में और यूरिन में दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड में पहले उत्पन्न होते हैं और यूरिन में बाद में आना स्टार्ट होते हैं। और ये अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के विषय के साथ अगर लिंक करते हुए बात करें तो जिन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है और जिनमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है जब शरीर में, तो ये कीटोन बॉडीज ज्यादा बनने लग जाती है और ये कई बार इतनी ज्यादा बन जाती है कि बच्चे की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जिसे हम डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उस कंडीशन में पहुंचा देते हैं। तो इसको मेजर करने का सरल तरीका होता है, जैसे हम लोग ग्लूकोज मेजर करते हैं, ग्लूकोज स्टिक्स की तरह कीटोन स्टिक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर वो कीटोन स्टिक्स हम अपनी टीचर को प्रोवाइड कर दें तो जब भी हमारे बच्चे की ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 200 या 200 या 250 से ऊपर कंसिस्टेंटली रहती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि ब्लड में कीटोन्स या यूरिन में कीटोन्स जरूर चेक किए जाएं। और अगर ये कीटोन्स की मात्रा +1 या +2 से अधिक आने लग जाती है तो यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मैम ने दिखा भी दिया कैसी लगती है ये, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी अगर हम कॉस्ट देखें तो ये 135 या 150 रुपए स्टिक्स पड़ती है मैम, एंड 139 बिल्कुल। तो ये अगर हम टीचर को बता दें, इनफैक्ट जो एबिट वाला जो मशीन है वो दोनों चीजें मेजर कर देता है, राइट मैम? ग्लूकोज भी मेजर कर देता है और कीटोन्स भी मेजर कर देता है। तो कई बार पेरेंट्स चाहे तो अगर मान लीजिए एक ही स्कूल में 3-4 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है तो वो लोग मिलकर भी इसको पूल कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी स्टाफ रूम में टीचर के पास या मेडिकल रूम में अवेलेबल करा सकते हैं। और कभी भी जिस कंडीशन में मैंने आपको बताया ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई है, या फिर अगर आपको लगता है कि बच्चे की कंडीशन में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी आना, सांस बहुत तेज चलना, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज के साथ साथ ब्लड कीटोन्स, और अगर ब्लड कीटोन्स की फैसिलिटी नहीं है तो यूरिन कीटोन्स जरूर चेक करें। और यूरिन कीटोन्स अगर +1 +2 के लेवल से ज्यादा आने लग जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में तुरंत बच्चे को इंसुलिन की करेक्टिव डोज देके कोशिश करते हुए कि रास्ते में जाते समय उसे ओरल सिप्स ऑफ फ्लूइड, हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए तुरंत एक हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि ये कंडीशन आप नहीं मैनेज करेंगे, ये डॉक्टर ही उचित तरीके से इस कंडीशन को मैनेज कर सकता है। और कीटोन्स माइल्ड या ट्रेस हैं और चले जाते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है, पर अगर हमें पता हो तभी हम संभाल पाएंगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से स्वाति ने पूछा है कि मेरे बच्चे की शुगर
हाई चली जाती है पर घंटे के अंदर अंदर नीचे भी आ जाती है। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि अगर हम अपनी डोज को बस 10-15 मिनट पहले दे दें तो शायद हो जाएगा। उसमें करेक्शन डोज देंगे तो फिर वो नॉर्मल शुगर लो चली जाएगी। आप क्या कहेंगे? यस मैम, इनफैक्ट अगर ब्लड शुगर हाई जा रही है तो कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ा हुई भी है। मतलब मुझे लगता है कि आपने जो उससे पहले मील खाया है, उस मील का जो करेक्टिव डोज ऑफ इंसुलिन आपको लेना चाहिए वो शायद उचित तौर पे नहीं पहुंच रहा है शरीर में, जिसकी वजह से पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से करेक्टिव डोज नहीं देनी। इनफैक्ट जब भी आप एक डोज ऑफ इंसुलिन देते हैं तो उसमें मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज स्टैकिंग हो जाती है इंसुलिन की। तो कहीं ना कहीं डोज कैलकुलेशन में गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपने या तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट या आपने हो सकता है एक ऐसा मील लिया हो जिसकी वजह से आपका फैट और प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई हो कि डिलेड आपको हाइपरग्लाइसीमिया आ रहा है, जिसकी वजह से 1 घंटे के लिए ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तब उस कंडीशन में तो आई वुड से कि खाली आपको करेक्टिव अपना जो एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन पहले लेना है, रिस्पॉन्सिव एक्शन की जरूरत नहीं है उस कंडीशन में। तो अभी हम स्कूल के बारे में ही बात कर रहे हैं तो और चीजों को नहीं लेंगे, पर एक सवाल जो डॉक्टर मीना छाबरा ने कवर करना था वो ये था कि क्या क्या सजेशंस हमारे सामने हैं कि हम स्कूल में स्नैक कैसे भेजें। तो मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या दें खाने को, अगर बिस्किट और रस ना खाए बच्चा तो क्या दें। तो मुझे लगता है कि ऐसे देश में जहाँ एक एक प्रांत की इतनी सारी रेसिपीज हैं और इतने वेरिएशंस हैं और आजकल इंटरनेट के जरिए हम हर चीज को चेक कर सकते हैं, तो क्या दें वाला सवाल तो होता ही नहीं है। पर मेरे हिसाब से मैं अगर 1-2 सजेशंस दूं फिर, और यहाँ पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं अगर आप भी अपने सजेशंस देना चाहें, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर अनिल तो हैं ही सजेशन देने के लिए। पर स्कूल में अगर हम रोटी का रैप भेज दें कि एक रोटी में पनीर और सब्जी रैप है, या अगर हम लाल पोहा या ब्राउन राइस का बहुत सारी सब्जी और थोड़े स्प्राउट्स के साथ भेज दें, या स्प्राउट्स और पनीर का मिक्स भेज दें, तो आमतौर पे ये बहुत हेल्दी और अच्छा स्नैक होता है जो बच्चा चाव से खा भी लेता है। और कोई अगर कोई सजेशन देना चाहे, जब तक आपको पीछे तो सजेशन देती है, somebody wants to add। मैं जस्ट एक ब्रॉड प्रिंसिपल बताना चाहूंगी कि हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और थोड़ा फैट चला जाए, जिससे बच्चे को सेटाइटी भी मिल जाए और उसका स्वाद भी इंप्रूव हो जाए। तो हम कई बार क्या करते हैं, सिर्फ कुछ ऐसा, जैसे आपने सिर्फ एक पराठा भेज दिया तो पराठे से उसको कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया लेकिन उसकी प्रोटीन की मात्रा उसको नहीं मिली, तो क्या होगा, स्पाइकिंग ऑफ शुगर्स हो जाएगा, तुरंत बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चला जाएगा। तो उस पराठे को अलग ना रखिए, उसमें कुछ स्टफ्ड सब्जियां डाल दीजिए, जैसे जो भी बच्चे को अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी उसको रोटेट करते रहिए ताकि बच्चे का जो डाइवर्सिटी ऑफ फूड है वो मेंटेन रहे। तो मौसम के अनुसार जैसे हम बात करते हैं, सर्दियों में मेथी आती है, पालक आती है, पनीर तो खैर हर समय ही रहता है उपलब्ध हमारे पास और बच्चे काफी शौक से भी खाते हैं। तो अगर हम स्टफिंग कर दें तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। और उसी के साथ मैम ने जो सजेशंस दिए, जैसे हमने स्प्राउट्स ऐड कर दिए तो उससे भी आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, तो आपका क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का स्पाइकिंग नहीं जाएगा और उससे बच्चे का जो सेटाइटी है वो कुछ समय के लिए रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि तुरंत भूख लग गई, कि अभी बच्चे ने खाया 2 घंटे में पीटी पीरियड हुआ और उसके बाद तुरंत उसको भूख लग रही है। तो हमें ऐसा आहार देना है जो बच्चे का सेटाइटी भी रखे, प्रोटीन भी पहुंचाए और कार्बोहाइड्रेट भी दे। तो कई बार पेरेंट्स को नहीं समझ आता क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या फैट है, तो उसमें आपके कई बार डाइटिशियंस हेल्प कर सकते हैं कि आपको उचित सुझाव दे सकते हैं कि आप कैसे ब्लेंड कर सकते हैं अपने फूड को ताकि आपकी स्पाइकिंग ना हो ब्लड शुगर। और मेन चीज है कि बिस्किट्स और ब्रेड जैम और ऐसी डिजास्टर्स चीजें ना जाए। ब्रेड जैम दे दिया, कैंटीन के लिए पैसे दे दिए, वो बिल्कुल बहुत कष्ट होता है। I may add here. जी मानसी, किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। Yeah, ma'am, like when my daughter was diagnosed, she was just 5 and she was in KG. तो उस टाइम एक तो हनीमून पीरियड था, तो डॉक्टर विरमानी ओनली टोल्ड कि भाई आप घर में जो है ना रेडी वाले पॉपकॉर्न ले आइए, उनके घर में हल्का सा येलो जैसे हल्दी वगैरह डाल के नमक करके वो कर दीजिए। वो एक तो इमीडिएट ट्रैकिंग के टाइम बच्चे, हाँ जी, पैकेट वाले नहीं, एक्ट 2 नहीं, एक्ट 2 नहीं, रेडी से लेके आके घर में उसको थोड़ा सा हल्के ऑयल में ये थोड़ा मसाला डाल के, बच्चों को भी लगता है ना येलो पैकेट वाले हैं, तो वो उसके लिए स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा था।
प्लस अभी जैसे अगर हम उसको पोहा वगैरह वेजिटेबल वगैरह बना के देते हैं, वो तो आधा घंटा छांटने में लगाती है, खाती नहीं है। तो नाउ आई रियलाइज उसके लिए परौंठी ही अच्छी है। परौंठी में या तो दाल की परौंठी में वेज रोल बना के दे दिया, बच्चे रेडी का वेज रोल बहुत अच्छे से खाते हैं। वही सॉसेस घर में जाके दाल की परौंठी बना दी कवरिंग नॉर्मल, या पनीर रोल, पनीर रोल भी वैसे ही परौंठी में पनीर परौंठी। बिकॉज आई हैव रियलाइज बहुत जो दूसरा कुछ और होता है, अनटिल वो बिल्कुल जंक है, वो नहीं खाती, वो सब्जियां छांटती है, तो उस चक्कर में उसका लो हो जाता है। परौंठी एक ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ भी रैप करके दिया या वो दिया, वो खा भी लेती है, और दाल का भी पोर्शन हो गया या पनीर का पोर्शन हो गया, तो उसमें सब चीजें कवर हो जाती है। बिकॉज अब बच्चे 2 साल बाद गए हैं तो उनको भूख भी लगती है, सुबह इतना कोई खा के नहीं जाता। सेकेंडली जो स्कूल वाला था, स्कूल वी वर लकी कि स्कूल वाज वेरी मतलब एम्पैथेटिक and the nurse bhi thi, but now after a gap of 2 years they had gone, so they said ki you come and meet the nurse, and since now she has moved from primary to secondary middle level, तो they said कि नहीं अब इनका मंच पीरियड नहीं होगा। they said आप अपना स्कूल के नाम, प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि they may be allowed to eat whenever they feel like। तो फ्रूटिंग है तो फ्रूट्स वगैरह काट के दे, बिकॉज प्राइमरी में तो सबके लिए रिसेस से पहले एक पीरियड होता था जिसमें बच्चे फ्रूटिंग करते थे, बट अब सेकेंडरी में मिडिल लेवल में नहीं होता। बट वी हैव गिवन एन एप्लीकेशन एंड दे आर नाउ। जब आप एक मिनट, हाँ जी, वो मैं बात समझ रही हूँ आपकी। जब आपका मल्टीपल डोजेस है तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप डायबिटीज को जिंदगी के साथ एडजस्ट करते हैं, ना कि जिंदगी को डायबिटीज के साथ एडजस्ट। बिल्कुल, अगर 2 ब्रेक्स हैं तो आप 2 ब्रेक के हिसाब से प्लान करिए अपनी जिंदगी। अगर एक ही ब्रेक है तो 1 ब्रेक के हिसाब से प्लान करिए जिंदगी। तो उसके साथ ये है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंसुलिन और खाना प्लान कर सकते हैं। ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, तो मैं बहुत जल्दी से आपको अगली बार का बता दूं। नेक्स्ट जो महीने का संडे है, 16 की बुध पूर्णिमा है, पर वो मंडे है, तो 15 तारीख आई थिंक बहुत शुभ दिन रहेगा हमारे लिए कि 15 मई का रख लेते हैं। अगर किसी के सजेशंस हैं कि वो क्या टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे, एक बात तो शायद यही सजेशन से पहले कि जैसे ना वाईडीएफ की सेकंड संडे छुट्टी होती है, तो सेकंड संडे में कन्वीनियंट होता है, बच्चे सारे घर पे होते हैं। पर 8 बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा मैम? आज भी सेकंड संडे है। नहीं, पर हम मिड में कर रहे हैं ना, तो और मैम 10 मिनट रह गए, तो मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा ये जो स्कूल के लिए, कि अगर बच्चे 8 तो कर लेते हैं, 8 बाकी को क्या सजेशन है, 8 में कर ले। चलिए, थैंक यू। गोविंदा ने कहा 8 में कर ले। कई बच्चे हमारे ना मोबाइल लेके जाते हैं स्कूल में, तो पहले, और कई डॉक्टर स्कूल टीचर काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं काफी, तो वो फ्रिज में रख लेते हैं। तो हमें ये कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए कि क्या छुट्टी के बाद फ्रिज ऑन रहता है या नहीं होता। और अगर वो फ्राइडे को सैटरडे को छुट्टी है तो फ्राइडे को अपनी इंसुलिन वापस ही लेके आया करें, क्योंकि कई पेन लेके जा रहे हैं तो आइस पैक भी साथ में लेके जाते हैं। तो इस चीज का कंफर्म करें, क्योंकि कई बार स्कूलों में देखा गया है कि 2 दिन की छुट्टी तो सारी लाइटें ऑफ करके जाते हैं, फ्रिज भी। ऐसा ना हो इंसुलिन उनकी रह जाए, मंडे को जाके वही यूज करें और वो इफेक्टिव ना हो। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम यही डिस्कस करते हैं। एक सवाल आया है कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया, इंसुलिन लग गई, अब जैसे स्कूल शुरू हो रहे हैं, बच्चे नॉर्मल पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज भी आ रहे हैं। 2 साल से हमने बच्चों को अच्छा खासा पागल करा, 2 साल से उनका अच्छा आचार डाला, तो अब जैसे वो नॉर्मल पे आ रहे हैं तो उनको दिक्कतें फेस हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मम्मी पकड़ के नहीं करा सकती कुछ, तो शायद यही टॉपिक हम ले लेते हैं कि बच्चों के अगर जिद या एडोलेसेंट इश्यूज या नोक झोंक हो रही है तो उसे हम कैसे हैंडल करें, साइको सोशल इश्यूज को कैसे हैंडल करें। अभी हमारे पास 7 मिनट तो हैं। स्वाति, आप क्या कहना चाहते हैं? Questions are very correlate to each other. So my son is 11-year-old. He diagnosed 3 months back only, 4 months back, and last 2 months onwards he is into his remission period. So February 5th onwards we are not giving him the rapid one. He is taking a long-lasting one in the morning. Maybe Feb to now I have given maximum 8 to 10 unit when it is required. So now when the school started, initially 3 days, 2 days it was very well. Like he did not send any insulin because he was a routine of the same. Morning only 6:30 he take his toju. आपको जल्दी बोलना पड़ेगा।
sorry ma'am, last 2 days I'm observing कि during lunch, after lunch 11 to 12 उसका sugar level is going 200 to 250 and it comes back, but I'm not giving any rapid insulin during the school time. So is it all right or what? शुरू कर दीजिए ना मैम. हनीमून जैसे जैसे खत्म होता है तो यही लक्षण आते हैं कि इस पर्टिकुलर मील के बाद बॉडी नहीं संभाल पाती या उस मील के बाद नहीं संभाल पाती. हो सकता है कि लंच के बाद हाई जाए, आपके केस में स्कूल के बाद हाई जा रहा है, तो आप स्कूल में इंसुलिन शुरू कर दीजिए कि वो वहीं पे लगा लेगा. जी ठीक है, that is what I was just confirmed. 200-250 का रोज शुगर जाए कोई तुकी नहीं बनता. Okay, fine. Thank you so much. आद्या की मम्मी ने पूछा है, पापा ने पूछा कि अगर हम स्कूल जल्दी जा रहे हैं, 7:30 बजे है, ब्रेक टाइम 10 बजे है, डोजेस आपको कितनी लेनी है वो तो आपके शुगर पे डिपेंड करेगा कि आपकी शुगर्स कैसे जा रही हैं. तकरीबन हम सभी के CGMS आ जाते हैं, तो उस पे देख सकते हैं. अगर CGMS नहीं है तो हम कुछ दिनों के लिए जल्दी टेस्ट करके एक अंदाज लगा लें कि कितना जरूरत है. तो डोजेस तो हमेशा ही हमारी शुगर्स को चेज करेंगी. कि आपका स्कूल के दिन में अलग होगा, जैसे मनप्रीत मैम ने कहा, अगर स्पोर्ट्स डे है या अगर स्पोर्ट्स पीरियड है तो आपकी डोज शायद कम होगी, ज्यादा होगी. अगर एनुअल डे की तैयारी हो रही है तो आपकी डोज बिल्कुल बदल जाती है. अगर बच्चे को दे दी, टिफिन शेयर कर लिया तो कई बार डोज बदल जाती है. तो वो तो हमें डोजेस को इंसुलिन शुगर के हिसाब से ही देना. तो फिर 8 तारीख का ही रखते हैं कि हम 8 मई को 12 बजे मिलेंगे. डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत आभार. आपने इतने अच्छे से समझाया और आई थिंक सब बातें क्लियर हो गई हैं. पर अगर आपको फिर भी डाउट्स हो तो आप अपने ग्रुप में अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने कोलीग से पूछिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो सीनियर हैं वो स्कूल फेस कर चुके हैं, स्कूल फेस कर रहे हैं. तो जो 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं वो काफी टिप्स दे सकते हैं आपको, जो नए एंट्रेंस हैं डायबिटीज के परिवार में. एंड आई होप हम सब लोग फिर 8 मई को 12 बजे मिल सकेंगे. टॉपिक यही होगा कि साइको सोशल इश्यूज को कैसे डील करें एंड जिद को, गुस्से को कैसे डील करें, क्योंकि ये तो बचपन का एक आई थिंक पार्ट ही है. अगर बच्चा हमें बेवकूफ नहीं बनाएगा, बच्चा हमें पागल नहीं करेगा तो फिर वो किस काम का बच्चा, तो वो हमें तंग करे, तो फिर हमारे पेरेंटहुड का क्या फायदा होगा. पर एट द सेम टाइम ये नहीं, मुझे बहुत डर लगता है उन पेरेंट्स से जो कहते हैं कि नहीं बच्चा ऐसे कहता है तो हमें मानना ही पड़ता है, बच्चे ने जिद करी तो हमें पूरी करनी पड़ती है. वो भी बहुत डरावनी स्थिति है. और बच्चे को सारा टाइम डंडे के साथ ट्रीट किया जाए, वो भी बहुत डरावनी स्थिति है. तो कैसे हम बीच का रास्ता निकालें और हम भी खुश, बच्चे भी खुश और शुगर. तो इसके साथ अनिल जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स तो. थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर प्रीति जी. ये सेशन बहुत जरूरी था, बहुत बच्चे वेस्ट कर रहे थे हमारे. और ये सेशन आपका योग ध्यान फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो इसको अगर किसी ने देखा नहीं है तो वो उनके साथ शेयर जरूर करें और ये चीजें नोट करें कि क्या क्या हमें इम्पोर्टेंस का ध्यान रखना है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है स्कूल के दौरान. थैंक यू प्रीति मैम. थैंक यू मैम. सबको बहुत बहुत आभार जिन्होंने ज्वाइन किया. बहुत आभार. Preeti, will you close the meeting? Yes, Have the right. Yes, ma'am.